भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनका विकास एनसीईआरटी स्रोत से लिया गया है। भाषाई कौशल का अर्थ मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाता है वही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप का प्रयोग करने के लिए हम सुनने व बोलने की प्रक्रिया करते हैं और लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए पढ़ने व लिखने की, अथवा यूँ कहा जाए कि सुनते और बोलते समय मौखिक का प्रयोग, पढ़ते और लिखते समय लिखित का प्रयोग। बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है, अतः इन योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इन्हें ही भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाता है। ये कौशलात्मक उद्देश्य ही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करना यानी श्रवण कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल, बोलकर विचार व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति, लिखकर विचार अभिव्यक्त करना लेखन कौशल। प्रथम 2 कौशल ग्रहात्मक कौशल, अगले 2 कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल। प्रथम 2 ग्रहात्मक, सुनना और बोलना, नहीं, सुनना और पढ़ना। प्रथम 2 ग्रहात्मक और बोलना और लिखना अभिव्यंजनात्मक यानी अभिव्यक्त करते हैं। छात्रों में इन 4 भाषाई कौशलों को विकसित कर उनमें विचारों के आदान प्रदान अर्थात दूसरों के भाव व विचार ग्रहण करने और अपने भाव व विचार व्यक्त करने की क्षमता व योग्यता विकसित की जाती है। छात्रों में ये क्षमता व योग्यता विकसित हुई है या नहीं, इसका पता उनमें होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से लगाया जाता है। श्रवण कौशल, सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। इसका लाभ वही उठा सकते हैं जिनकी श्रवणेंद्रिय ठीक हो। इनमें विकार होने से श्रवण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अभिग्रहण, भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना। इसका अर्थ मात्र ध्वनियों का सुनना ही नहीं है। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करने या व्यक्त या व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रिया सम्मिलित है। श्रवण कौशल का महत्व। सुनना भाषा के 4 कौशलों में से एक है। ये मानव जीवन में भाषा व्यवहार का एक अनिवार्य पक्ष है। एक शोधकर्ता के अनुसार मनुष्य अपने दिनचर्या में भाषा व्यवहार के अंतर्गत 45% सुनने में समय लेता है, 30% बोलने में तथा शेष 25% पठन तथा लेखन को लगाता है। मतलब सर्वाधिक सुनता है 45% है ना, उसके बाद में बोलता है 30% और 25% पठन और लेखन में लेता है। विद्यालय में भी विद्यार्थी लगभग आधा समय सुनने में लगता है। श्रवण कौशल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। यदि कर्णेंद्रिय दोष रहित है तो कानों को सुनाई देगा ही, किंतु अच्छे श्रवण में इससे कहीं अधिक अपेक्षित है। एक अच्छा श्रोता सुनने के साथ प्रस्तुत वार्तालाप के सूत्र को, विचार के विकास को, तर्क बिंदुओं को तथा वक्ता के मनोभावों को भी समझता है। अतः मुख्यतः श्रवण एक मानसिक क्रिया है। श्रवण कौशल के विकास के अवसर विद्यार्थियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित स्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर प्राप्त होते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को बाल गीत, कविता, कहानी आदि के माध्यम से श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्राप्त कराए जा सकते हैं। बाल गीत, कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को कोई बाल गीत अथवा सरल कविता 2-3 बार सुनाए, फिर उसी बाल गीत कविता की 2-2, 3-3 पंक्तियाँ अलग अलग से सुनाई और विद्यार्थी से उन पंक्तियों को दोहरवाई। कहानी के माध्यम से श्रवण कौशल विकास के लिए कहानी एक अत्यंत उपयुक्त साधन है। बच्चों को कहानी सुनना सदा ही अच्छा लगता है, किंतु कहानियों का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि कहानी ऐसी हो जिसे सुनने में विद्यार्थी में उत्सुकता एवं कौतूहल बना रहे। कक्षा में कहानी सुनने के पश्चात विद्यार्थियों से कहानी पर किसने कहा, किसे कहा, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा जैसे कुछ सरल प्रश्न पूछना उचित रहता है। किसी एक
कथन को विभिन्न मनोभाव में व्यक्त करके वक्ता के मनोभाव, हर्ष, क्रोध, आश्चर्य आदि को समझना श्रवण कौशल का एक प्रमुख पक्ष है। सहशैक्षिक क्रियाओं द्वारा भी श्रवण शक्ति का विकास कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिस एकांकी को विद्यार्थियों ने कक्षा में पढ़ा है उसका कक्षा विनय कराए, इससे विद्यार्थियों को श्रवण लाभ होगा और साथ ही साथ मनोरंजन भी। ऐसे श्रवण बाधित विद्यार्थी जिन्हें कुछ कम या ऊंचा सुनता है, उन्हें इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से सम्मिलित करें। नीचे श्रवण शक्ति के विकास के लिए कुछ उपयोगी सहशैक्षिक कार्यक्रम सुझाए जा रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता। कक्षेतर कार्यकलापों द्वारा भी श्रवण कौशल का विकास कराया जा सकता है। नीचे इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। आकाशवाणी कार्यक्रम द्वारा अनेक राज्यों में आकाशवाणी से विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण होता है। दूरदर्शन के कुछ उपयोगी कार्यक्रम को देखकर और सुनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। साप्ताहिक छात्र सभाओं द्वारा विद्यार्थियों को इन सभाओं में सम्मिलित होने को प्रेरित करना। वृत्त चलचित्रों को दिखाकर सुनने के अवसर देना। वर्त चलचित्र सर्वदर्शी बात है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर द्वारा उपयोगी कार्यक्रम को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को सुनाना। श्रवण कौशल का मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते समय इसके उद्देश्यों को लघु इकाइयों में विभाजित कर लें। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर विद्यार्थी के श्रवण स्तर का व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। कर्ण संबंधी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों की पहचान करके उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रवण संबंधी कौशलों का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर करना श्रेष्ठ है। यदि समय अभाव हो तो सामूहिक रूप से भी मूल्यांकन संभव है। मूल्यांकन के समय श्रवण संबंधी मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रेक्षण की भी मूल्यांकन की पद्धति हो सकती है। श्रवण दोष, सुनने की क्षमता का अभाव ही श्रवण दोष कहलाता है। सामान्य रूप से सुनने की जो शक्ति प्रत्येक बालक को प्रकृति से मिली रहती है, उसे कम मात्रा में सुनना ही श्रवण क्षमता में कमी या श्रवण असमर्थता मानी जाती है। श्रवण दोष की दो मुख्य श्रेणियाँ होती है। सामान्य रूप से ऊंचा सुनाई देना यानी थोड़ा कम सुनाई देता है। गंभीर बहरापन यानी एकदम नील बटा सन्नाटा की नहीं होने देवे। सामान्यतः विद्यालय में पहले प्रकार के ही विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे श्रवण बाधित विद्यार्थियों का सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष उपकरणों की सहायता से शिक्षण पद्धति तथा कक्षा प्रबंधन में कुछ फेरबदल करके भाषा विकास किया जा सकता है। कारण बालकों में श्रवण दोष के कई कारण होते हैं, यथा वंशानुगत, पर्यावरण, कुपोषण, दुर्घटना या आघात, उपचार का अभाव, माता पिता की उपेक्षा, मानसिक अवरुद्धता अथवा मंदबुद्धि आदि। उपचारात्मक सहायता हेतु मार्गदर्शक निर्देश। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित की पहचान हो जाने पर अध्यापक उनके दोषों में यथासंभव सुधार लाने तथा उसकी भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक सहायता कर सकते हैं। जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है, उनके माता पिता या अभिभावकों से तुरंत संपर्क करें। ऊंचा सुनने, कम सुनने तथा मानसिक रूप से बाधित बच्चों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करें ताकि वे अध्यापक के चेहरे के हाव को ध्यान से देख सकें तथा उनके द्वारा कही गई बात को अच्छी तरह समझ सके। ऐसे बच्चों को अध्यापक के होंठ हिलते हुए दिखाई पड़ना चाहिए ताकि वे होठों के हिलने से ये पता लगा सके कि क्या कहा जा रहा है। इससे उन्हें शुद्ध उच्चारण सीखने में भी सहायता मिलेगी।
पढ़ाते समय शब्दों में ऊंची और स्पष्ट आवाज में तथा उचित गति से बोले। स्मरण शक्ति तथा स्मरण शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अधिक दृश्य संकेतों तथा दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करें। मनोरंजन कार्यकलापों का आयोजन करके ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा में अतिरिक्त श्रवण के अवसर प्रदान करें, जैसे चित्रकारों को दिखाकर छोटी छोटी कहानियों तथा बाल गीत अपने पूर्ण ढंग से सुनाना और घटनाओं का वर्णन करना। कठिन शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसे बालक के अनुभव या ठोस वस्तु या परिस्थिति से जोड़ दें। इन बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के लिए लघु प्रश्न पूछने की पद्धति अपनाएं। संवेगात्मक तथा सूक्ष्म संकल्पनाओं को समझने के लिए कक्षा में क्रियात्मक परिस्थितियां निर्मित करें, जैसे प्रसन्नता, नाराजगी, घृणा, आशा, निराशा आदि भावों की अभिव्यक्ति को नाटकीय स्थिति में ढालकर समझाएं। सुनने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते समय उनके सहपाठियों का सहयोग भी लें। सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इन बच्चों के साथ घुल मिल जाए और भाषा सीखने में उनकी सहायता करें। इस तकनीकी को सहपाठी अनुशिक्षण कहते हैं। इससे दोनों प्रकार के बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण। मौखिक अभिव्यक्ति भाषाई 4 कौशलों में से एक कौशल है। साधारण भाषा में इसे बोलचाल कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति भाषाई 4 कौशलों में एक कौशल है जो साधारण भाषा में इसे बोलचाल कहा जाता है। बोलना विचारों के आदान प्रदान का सरल माध्यम है। लिपि के आविष्कार से पूर्व समस्त ज्ञान बोलकर ही दिया जाता था और सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहा। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्ष हैं। अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसमें वक्ता तथा श्रोता दोनों का होना आवश्यक होता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा में पहुंचते पहुंचते बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी योग्यताओं का उचित विकास होने से उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाने के लिए निम्नलिखित पक्ष पर ध्यान दीजिए। शुद्ध उच्चारण, निसंकोच भाव अभिव्यक्ति, उचित गति, बलाघात, अनुतान, उचित हावभाव और विचारों में क्रमबद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में आता है बातचीत और औपचारिक में आता है साहित्यिक या व्यवहारिक रूप। साहित्यिक में क्या आता है तो सबसे पहले देख लें वर्णन, कहानी, संवाद, एकांकी या नाटक, कविता, पाठ, भाषा और वाद विवाद ये साहित्य में आते हैं। वाद विवाद साहित्य में, भाषण भी साहित्य में आता है। व्यावहारिक में कौन कौन से आते हैं तो धन्यवाद या ज्ञापन, स्वागत, परिचय और संवेदना प्रकटीकरण ये सभी व्यावहारिक में आते हैं। और अनौपचारिक में बातचीत आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मौखिक अभिव्यक्ति के साहित्यिक रूप वर्णन। वर्णन से अभिप्राय है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि का यथातथ्य वर्णन करना तथा उसके मुख्य गुण, विशेषता, तथ्य आदि को व्यवहारवार प्रस्तुत करना। इस विधि के विकास को विद्यार्थियों में अवलोकन शक्ति का भी विकास होता है। कहानी। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को कहानी सुनाना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। इन कहानियों के विषय आयु के साथ बदलते रहते हैं। जैसे आरंभ में पशु पक्षियों तथा परियों की कहानी रुचिकर लगती है, किंतु धीरे धीरे साहस, संघर्ष, युद्ध आदि की कहानी में रुचि होने लगती है। किशोरावस्था में कहानियों के माध्यम से समस्या समाधान बहुत अच्छा लगता है, अतः विद्यार्थियों की रुचि, अवस्था एवं स्तर के अनुरूप कहानी का चयन किया जाना चाहिए। संवाद, एकांकी और नाटक। विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए पहली कक्षा से ही कुछ पाठ संवादात्मक रूप में दिए जाते हैं। कक्षा 8 तक आते आते यही संवादात्मक पाठ एकांकी का रूप धारण कर लेते हैं। बच्चों के भावानुरूप बोलने एवं पढ़ने की क्षमता के विकास, आत्माभिव्यक्ति के प्रदर्शन तथा व्यक्ति स्थिति के अनुरूप भाषा व्यवहार करने की योग्यता के विकास का ये सशक्त साधन है। कविता पाठ, छंदबद्ध तथा छंदमुक्त कविता का सस्वर पाठ
मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास में सहायक होता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में प्राय बाल गीतों तथा नाद सौंदर्य वाली कविताएं दी जाती है। आप स्वयं इन कविताओं को उचित गति, लय, भाव के अनुरूप पढ़ना चाहिए तथा विद्यार्थियों को इसी प्रकार सस्वर पाठ के लिए प्रोत्साहित करें। भाषण। दिए गए किसी विषय पर कक्षा या सभा में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना भाषण है। इसे निश्चित समय में पूरा करना होता है। भाषण श्रोताओं के भावों और विचारों को उत्प्रेरित तथा प्रभावित करने का साधन है। भाषण है जो श्रोताओं के भावों और विचारों को उत्प्रेरित तथा प्रभावित करने का साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति विकास के साधन। प्रौद्योगिक साधन, ध्वनि ग्राहक, टेप रिकॉर्डर आदि। व्यक्ति साधन, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक यानी साहित्यिक, अनौपचारिक बातचीत। औपचारिक साहित्यिक में घटना वर्णन, चित्र वर्णन, कहानी और कविता पाठ। औपचारिक मात्रा व्यवहारिक, जिसमें बाल सभा, वाद विवाद, भाषण। विशेष अभिव्यक्ति वाले बालकों के लिए मौखिक अभिव्यक्ति दोष, कारण, निदान तथा उपचार। विद्यालयों में ऐसे बच्चे भी प्रवेश पाते हैं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से बाधित हो। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों में प्राय 3 प्रकार की असमर्थताएं पाई जाती है: दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, वाक संबंधी और अस्थि संबंधी। मानसिक रूप से बाधित बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। ऐसे बच्चे की सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती है, इसलिए इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। यहाँ पर हम इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विशेषकर श्रवणेंद्रिय, वागेंद्रिय, मानसिक विकार वाले बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी दोष, उनके कारण, निदान तथा उपचार की चर्चा करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति दोष: बोलते समय तथा सस्वर पठन करते समय तुतलाना, हकलाना, नकियाना, शब्दों का चबाना आदि मौखिक अभिव्यक्ति दोष कहलाते हैं। कारण: मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी दोषों के मुख्यतः 3 कारण होते हैं: शारीरिक विकार, भय और आतंक का वातावरण और मानसिक अवरुद्धता। शारीरिक विकार: मौखिक अभिव्यक्ति का सीधा संबंध वागेंद्रियों अथवा उच्चारण अवयवों, जीवा, कंठ, दांत, नाक, कोवा, तालु आदि से है। इनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने से उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। श्रवणेंद्रिय में दोष भी, श्रवणेंद्रिय कान में दोष भी मौखिक अभिव्यक्ति में आड़े आता है, जिसके कारण उच्चारण दोष आ जाता है। जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते हैं उन्हें बोलने में भी कठिनाई होती है। यदि जो सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है। सुनना और बोलना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भय और आतंक का वातावरण, चाहे घर हो या विद्यालय, भय और आतंक का वातावरण बच्चे का सामूहिक संतुलन बिगाड़ देता है। क्रोधी माता पिता के बच्चे अकलाने लगते हैं। डांट फटकार से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को दोषपूर्ण बना देती है। मानसिक अवरुद्धता: बालक की मानसिक अवरुद्धता उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में बाधक होती है। ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर सामान्य बच्चों की तुलना में 2 वर्ष पीछे होता है। वे अपेक्षाकृत देर से बोलना सीखते हैं। उपचारात्मक सहायता हेतु मार्गदर्शक निर्देश: मौखिक अभिव्यक्ति संबंधित दोषों तथा उनके कारणों का पता लगा लेने के पश्चात अध्यापक उन्हें सुधारने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक सहायता करें। तुतलाने तथा नकियाने वाले बच्चों को ध्वनियों का निरंतर उच्चारण अभ्यास करावे, यानी लगातार का से कबूतर सवाल रट के डावनी। यदि अनेक बार अभ्यास करने के पश्चात भी उनके ये दोष दूर न हो तो उनकी शारीरिक जांच के लिए विद्यालय अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के पास भेजने की व्यवस्था करें। अकलाने तथा मानसिक रूप से बाधित बच्चों को यथासंभव बोलने तथा स्वस्वर पठन के अतिरिक्त अवसर दें। उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए उन पर व्यक्तिगत ध्यान दें। उनके साथ प्रेम
एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। वे जो नहीं बोल पा रहे उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, उन्हें सहानुभूति से सिखाने का प्रयास करना है। ये किसका काम है? गुरु जी का, अध्यापक का। इन बच्चों के सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इनके साथ घुल मिल जाए और उनका उच्चारण तथा सस्वर पठन ठीक करने में हर प्रकार से उनकी सहायता करें। मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यकलाप करवाएं। मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यकलाप करवाएं। कक्षा में उनके प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। यदि कोई बच्चा किसी विशेष शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता या किसी वाक्यांश को सही नहीं बोल सकता लेकिन उसका अर्थ समझता है एवं लिखित वाक्य में उनका सही सही प्रयोग कर सकता है, ऐसी स्थिति में उस शब्द का वाक्यांश का सही उच्चारण करने के लिए उस बच्चे को बाध्य न करें। कठिन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करें। पठन भाषा के चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में से एक कौशल है। सुनना और बोलना तो बच्चों विद्यालय में आने से पूर्व ही सीख लेते हैं, किंतु पढ़ना और लिखना सीखने के लिए उन्हें विद्यालय में विधिवत शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षा की 3 आधारभूत योग्यताएं पढ़ना, लिखना और अंकगणित में से 2 पढ़ना और लिखना भाषा से संबंधित है। स्पष्ट है कि भाषा शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना ज्ञानार्जन नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्ति में पठन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। पढ़ना नहीं आएगा, यदि मेरे को पढ़ना नहीं आता तो मैं अब वर्तमान में ये स्लाइड नहीं बना सकता। यानी आप समझ लो पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंटेंट को माइंड में उतारने के लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, मतलब पठन कौशल। पढ़ना वाचन कौशल। पढ़ना वाचन कौशल करते हैं। पढ़ने की शिक्षा के लिए वाचन व पठन 2 शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वाचन शब्द वाक धातु से बना है जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। लिखे हुए शब्दों अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है, किंतु ये वाचन का संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। पठन एक सउद्देश्य, सार्थक तथा चिंतन प्रदान क्रिया है। पठन करते हुए जैसे जैसे पढ़ने वाले की दृष्टि छपे हुए शब्दों पर घूमती है वैसे वैसे वह उन शब्दों में निहित अर्थ एवं भाव को ग्रहण करता जाता है। वास्तव में यही पठन या वाचन का सही रूप है। पठन वाचन के रूप। सामान्यतः वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। वाचन या पठन, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन 2 प्रकार के हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण में व्यक्तिक वाचन, सामूहिक वाचन। सस्वर स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। ये वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। शब्द और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति से पढ़ने का अभ्यास सस्वर वाचन के द्वारा ही कराया जाता है। सस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन क्या है? अध्यापक गद्य पद्य का कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अध्यापक गद्य पद्य का कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा उसी ढंग से वाचन करने का अभ्यास करते हैं। कविता शिक्षण में अध्यापक 2 प्रकार से आदर्श वाचन करता है। प्रथम आदर्श वाचन में छात्र ध्यान से सुनते हैं तथा अध्यापक कविता पाठ मंद गति से उचित गति हाव भाव के साथ करता है। द्वितीय आदर्श वाचन में अध्यापक एक पंक्ति का मंद गति से वाचन करता है। छात्र सामूहिक रूप से उस पंक्ति का वाचन पुस्तक में देखते हुए करते हैं, मतलब आदर्श वाचन साथ साथ है। अनुकरण वाचन क्या है? अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के बाद उसी गद्यांश का उसी तरह शिक्षक की तरह अनुकरण वाचन करते हैं। कक्षा 4-5 में छात्रों में अनुकरण वाचन कराया जाता है। शेष छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
अनुकरण वाचन के प्रकार। अनुकरण वाचन के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में क्या है, एक व्यक्ति द्वारा आवाज करते हुए किए जाने वाले सस्वर वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहा जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ वर्तमान में व्यक्तिगत वाचन। अध्यापक द्वारा किए जाने पर इसे आदर्श वाचन एवं छात्र द्वारा किए जाने का अनुकरण वाचन कहा जाता है। अध्यापक के आदर्श वाचन को सुनकर छात्र वाचन करने के ढंग से परिचित होते हैं और उसी का अनुकरण कर स्वयं पढ़ने का प्रयास करते हैं। छात्रों के अनुकरण वाचन से अध्यापक को छात्रों के वाचन करने की योग्यता का ज्ञान होता है। अतः अध्यापक को अनुकरण वाचन के समय बहुत सावधान रहना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ उच्चारण ठीक कर रहा है, कहाँ गलत। उचित गति, हाव भाव, आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का पालन ठीक से कर रहा है या नहीं। सामूहिक वाचन, दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इस वाचन से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार होता है। इसे संवेद वाचन भी कहते हैं। संवेद वाचन के समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र मुख से आवाज़ निकाल रहे हैं या नहीं। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि वाचन सही ढंग से हो तथा स्वर में परिवर्तन न हो जाए। सस्वर वाचन की उपयोगिता। जब प्राथमिक अवस्था में बच्चे में वाचन कौशलों को विकसित करने के लिए प्रयास आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम सस्वर वाचन ही कराया जाता है। बालक जब आवाज़ करते हुए पाठ्य सामग्री को पढ़ता है तो इससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे वाचन के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाती है। सस्वर वाचन करते समय नए नए शब्द बच्चा पढ़ता है, इससे उसका शब्द भंडार बढ़ता है। नए नए मुहावरे व लोकोक्तियों का ज्ञान होता है। विषय वस्तु को समझने का प्रयास करने से अर्थग्रहण की योग्यता बढ़ती है। नई नई बातों की जानकारी होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। वाचन में रुचि विकसित होने से धीरे धीरे स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। स्ट्रेंग के अनुसार पढ़ते समय व्यक्ति की अनुभूतियों जागृत होती है, उसमें भावार्थ होता है। वो पाठ्य पुस्तक को पसंद करता है या नापसंद, उससे सहमत होता है या असहमत, उसके प्रति संतोष व्यक्त करता है या असंतोष। पाठक केवल विचार ही ग्रहण नहीं करता वरन विचारों की सृष्टि भी करता है। अतः भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का अपना विशेष महत्व है। देखिए, मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मस्तिष्क कभी तो कहीं चला जाता है और यहाँ सस्वर वाचन चलता ही रह रहा है। मतलब वो चीज़ माइंड में नहीं जाती है और एक तरह से सस्वर वाचन तो चल रहा है कि तो चीज़ें कभी कभी है ना, माइंड तो उसी जगह चला जाता है और मुंह यहाँ पे चलता रहता है। ये कई बार हो जाता है। सस्वर वाचन के उद्देश्य यानी कि माइंड के द्वारा कुछ भी संभव है। एक साथ दो जोड़ की जा सकती है माइंड में, ठीक है, ये भी संभव है मेरे हिसाब से। तो एक साथ दो गुणे किए जा सकते हैं माइंड के द्वारा अलग अलग, पर हम इतना इसको यूज ही नहीं लेते। अब मैं देख लो यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ और मेरा माइंड कहीं और चला जा रहा है, इसके मतलब ये दो जगह एक साथ कार्य कर सकता है। सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है देख लेते हैं, वो तो होता रहता है। छात्रों को वर्णमाला की लिपि प्रतीकों का पूर्ण ज्ञान कराना, छात्रों को स्पष्ट अक्षरोच्चारण, उचित ध्वनि निर्गमन, उचित बल तथा प्रवाह के साथ गद्य पद्य का सस्वर पाठ करने के योग्य बनाना, छात्रों को उचित वाचन मुद्रा में उचित हाव भाव के साथ पढ़ने योग्य बनाना, छात्रों को नए नए शब्दों, वाक्य रचना एवं विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, छात्रों को पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना, छात्रों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से मानव जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराना, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास विकसित करना, छात्रों में अध्ययन के लिए रुचि जागृत करना, छात्रों को कविता के सस्वर पाठ का रसास्वादन करने के योग्य बनाना, पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भाव को ग्रहण कर उसी समीक्षा करने के योग्य बनाना। सस्वर वाचन के गुण। सस्वर वाचन में निम्नलिखित गुण है। शुद्ध उच्चारण, सस्वर पाठ में वर्णों व शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए।
शब्दों में हर वर्ण का उच्चारण उचित स्थान से होना चाहिए। उच्चारण की जरा सी अशुद्धि अर्थ का अनर्थ कर सकती है। जैसे ग्रह मतलब घर और गृह मतलब पृथ्वी की मतलब जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ही मंगल ग्रह। गिरे स्वजन, गिरे मतलब माता पड़ी। स्वजन और स्वजन, स्वजन तो मेहमान और स्वजन कुत्ता है। सम्मान और सामान और समान। उचित बल एवं विराम, पाठ्य सामग्री में जिस प्रकार के भाव एवं विचार है उसी प्रकार से बल का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ कम रोकना है, कहाँ अधिक, कहाँ प्रशंसासूचक ध्वनि का प्रयोग करना है, कहाँ विस्मयजनक, इन सब बातों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। अर्धविराम पूर्ण विराम का अशुद्ध प्रयोग अर्थ को बदल देता है। उचित ध्वनि निर्गम, मुख के जो भी अवयव ध्वनि निर्गम में सक्रिय होते हैं उनका ठीक ठीक प्रयोग होना चाहिए। कंठ, तालम, मूर्धा, दंश, दोष, नासिका आदि उच्चारण स्थानों से ध्वनि ठीक ठीक उच्चारित होनी चाहिए। उचित लय एवं गति, पाठ्य सामग्री के भाव के अनुसार उचित लय, गति एवं प्रवाह का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, न तो बहुत मंद गति से न ही बहुत तेज। उचित हाव भाव, स्वस्वर वाचन करते समय पाठ्य सामग्री के भावों के अनुसार पाठक को उचित हाव भाव का प्रदर्शन भी करना चाहिए। श्रृंगार के भाव, क्रोध का भाव, वात्सल्य का भाव, वीरता का भाव आदि के अनुसार ही हाव भाव परिवर्तित होते रहने चाहिए। उचित वाचन मुद्रा, स्वस्वर वाचन करते समय पाठक खड़े होकर या बैठकर जैसे ही पढ़ सकते हो उसकी मुद्रा ठीक होनी चाहिए। सही ढंग से खड़ा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। किताब आंखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए, यानी मत मोह गालड़ हुए। श्रोताओं के मध्य वाचन करते समय बीच बीच में उनकी और देख लेना चाहिए, नहीं बोला तो माँ तो चढ़ रहे भाई साहब टिकड़ू रहे। स्वर माधुर्य, पढ़ते समय वाणी में मधुरता होनी चाहिए। एक एक वर्ण स्पष्ट रूप से सुनाई दे व स्वर का उतार चढ़ाव बना रहे, यही स्वर माधुर्य है। प्रभाव उत्पादकता, प्रभाव उत्पादकता, वाचन में प्रभाव लाने के लिए पाठक को अपनी दृष्टि परिधि विस्तृत बनानी चाहिए। उसकी दृष्टि केवल पुस्तक पर ही न जमी रहे। धारा प्रवाह गति से किया जाने वाला वाचन प्रभाव उत्पादक होता है। अंग संचालन, वाचन करते समय पाठ को अपने शारीरिक अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, भौं आदि का स्वाभाविक अंग संचालन भी करना चाहिए। इसी वाचन में सजीवता आ जाती है। कविता पाठ में तो अंग संचालन कविता के भावों को स्पष्ट करके उसके प्रभाव और प्रभाव को बढ़ा देता है। मौन वाचन, लिपिबद्ध भाषा अर्थात लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए हुए मन ही मन में शांतिपूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहा जाता है। इसमें नेत्र पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और मस्तिष्क उस सामग्री के अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसमें बिना होठ हिलाए बच्चा मन ही मन में पढ़ता है। मौन वाचन की उपयोगिता, स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के पश्चात बच्चों को मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब व्यक्ति स्वस्वर वाचन नहीं कर सकता। जैसे बहुत से लोगों की उपस्थिति में आवाज़ करते हुए पढ़ना अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोगों की उपस्थिति में आवाज़ करते हुए पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ये सही बात है, ये मेरी समस्या है, पर अब क्या करना, पढ़ना पड़ता है। इससे दूसरों को बाधा पहुँचती है। ऐसी स्थिति में मन ही मन पढ़ना जरूरी होता है। अतः हर बच्चे को मौन वाचन का अभ्यास होना जरूरी है। पुस्तकालय या वाचनालय में या सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ जोर से पढ़ना वर्जित है, मौन वाचन करना पड़ता है। मौन वाचन में पढ़ने की गति तेज होती है, अतः कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जाता है।
आँख के झटके के साथ बीच बीच में रुकती हुई आगे बढ़ती है। मौन वाचन में चक्षु गति का समुचित विकास होने से दृष्टि विराम कम होते जाते हैं और पढ़ने की गति तेज होती रहती है। मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर सकता है, अतः इस समय ग्रहण किया गया अर्थ अधिक स्थायी होता है। अवकाश के समय का सदुपयोग करने में भी मौन वाचन सहायक है। मौन वाचन के उद्देश्य क्या है? छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, छात्रों की परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना, पाठ्य सामग्री को अर्थ ग्रहण करके उसके केंद्रीय भाव को समझने के योग्य बनाना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, छात्रों की वाचन में रुचि जागृत करना। स्वोच्चार वाचन मौन वाचन में अंतर क्या है? पहले ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है पूरा। मौन वाचन के गुण एवं सावधानियाँ क्या है पहले देख लेते हैं। मौन वाचन करते समय आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अतः बिना होठ हिलाए मन ही मन पढ़ना चाहिए। पाठक का चित्त एकाग्र होने पर ही पाठ्य वस्तु का अर्थ एवं भाव ग्रहण किया जा सकता है। स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के उपरांत ही मौन वाचन का अभ्यास कराना चाहिए। इसी प्रकार मौन वाचन कराने से पहले कठिन शब्द तथा कठिन स्थलों की पूर्ण व्याख्या कर देनी चाहिए। मौन वाचन के पहले छात्रों को स्पष्ट निर्देश दे देना चाहिए, जिससे बालक उन बातों को ध्यान में रखकर मौन पाठ करे। मौन वाचन के उपरांत प्रश्न पूछकर ये जांच कर लेनी चाहिए कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक का अर्थ व भाव समझ में आया है या नहीं, तथा बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे या नहीं। अध्यापक की सजगता एवं सावधानी पर ही मौन वाचन की सफलता निर्भर करती है। स्वस्वर वाचन तथा मौन वाचन की तुलना। वाचन के दो मुख्य रूप हैं, स्वस्वर मौन वाचन। दोनों के उद्देश्य विधि, क्रिया, गुण, दोष अलग अलग होते हैं। इनके अंतर को स्पष्ट करने हेतु तुलना की गई है। स्वस्वर वाचन मौन वाचन। स्वस्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। मौन वाचन में उच्चारण के लिए अवसर नहीं होता है। अलग ही पड़ेगी। स्वस्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है, ठीक है। मौन वाचन में उच्चारण के लिए अवसर नहीं होता है। मौन वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है, जिससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसमें ध्वनियों का बोध, उच्चारण की शुद्धता, उपयुक्त बालाघात, स्पष्टता, वाचन प्रवाह, स्वर में उतार चढ़ाव तथा रसात्मकता की प्रधानता होती है। स्वस्वर वाचन में हावभाव, मुद्रा, रुचि तथा खड़े होने का ढंग का विशेष महत्व होता है। स्वस्वर वाचन में आदर्श वाचन का अनुकरण कराया जाता है, जिससे छात्र शुद्ध उच्चारण सीखता है। स्वस्वर वाचन शिक्षण के लिए अनेक प्रविधियां माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरबोध, कहानी अनुकरण, ध्वनि साम्य, देखो और कहो विधियों का उपयोग किया जाता है। स्वस्वर वाचन व्यक्तिक तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से किया जाता है। स्वस्वर वाचन में छात्रों को थकान शीघ्र होने लगती है। स्वस्वर में बालकों में झिझक भी होती है। स्वस्वर वाचन में अभिव्यक्ति की क्षमता अथवा संप्रेषण भी होता है। स्वस्वर वाचन भाषा की विधा तथा कौशल भी है, जिसके लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक होता है। स्वस्वर वाचन का निदान करके उसमें सुधार भी किया जाता है। शारीरिक दोष भी बाधक होता है। भौतिक पक्षों का विशेष महत्व होता है। स्वस्वर वाचन में कई रूपों में किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला का निर्माण वाचन के शिक्षण के लिए ही किया गया है। मौन पाठ कर सकता है। मौन वाचन में उच्चारण के लिए अवसर नहीं होता है। मौन वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है, जिससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। विषय सामग्री का केंद्रीय भाव तथा विचार ग्रहण करता है। अध्ययन सामग्री में निहित तथ्यों, भावों, विचारों को चयन करने का अवसर मिलता है। छात्र उसका सारांश
बतला सकता है। मौन वाचन की अवस्था को शिक्षण की परिपाक अवस्था भी कहते हैं। इसमें छात्र को अपनी गति से वाचन तथा बोधगम्य करने का अवसर मिलता है। छात्रों को मौन वाचन में अधिक स्वतंत्रता होती है। शिक्षक द्वारा रोक टोक नहीं की जाती है। इसमें झिझक का भी अवसर नहीं होता है। मौन वाचन में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक केवल निरीक्षण करता है। मौन वाचन में छात्र की एकाग्रता उस समय पर स्वयं पर निर्भर होती है, परंतु शिक्षक सारांश तथा कुछ प्रश्न भी करेगा, इसलिए छात्र ध्यानपूर्वक वाचन करते हैं। मौन वाचन में अपेक्षाकृत थकान कम होती है, परंतु छात्र को मनन तथा चिंतन भी करना पड़ता है। प्राथमिक कक्षाओं में मौन वाचन लाभकारी नहीं है। टाबर की मन में पढ़े की होचे माँ साहब जाने पढ़ता है दैन के टाबर मौन वाचन मतलब हम जो रहता छोटा भाई बोलो पढ़ी जाए मुश्किल हो जो मौन वाचन कहीं करी। प्राथमिक कक्षा में मौन वाचन लाभकारी नहीं है, जबकि माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। गूंगा बालक भी मौन वाचन कर सकता है। क्या है इसके आगे? हाँ यह है ना, गूंगा बालक भी मौन पाठ कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है? पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। कक्षा 8 तक पठन प्रक्रिया के स्तरों को क्रमिक रूप से निम्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं। पठन आरंभ की तैयारी, पठनारंभ प्राथमिक स्तर पर पठन और उच्च माध्यमिक स्तर पर पठन। पठनारंभ की तैयारी, पठन के स्तर, पठनारंभ की तैयारी, पठनारंभ प्राथमिक कक्षाएं, उच्च प्राथमिक कक्षाएं। ठीक है, पठन की सामग्री आकृति, चित्र आदि, वर्णमाला, शब्द। पठनारंभ प्राथमिक कक्षाओं के लिए लेख, कहानी, जीवनी, संवाद, कविता। उच्च कक्षाओं के लिए लेख, कहानी, जीवनी, संवाद, कविता, मानचित्र, ग्राफ, पठन कोश, विश्वकोश पठन आदि। प्राथमिक कक्षाओं में स्वस्वर अधिक, मौन कम। ठीक है, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में स्वस्वर कम और मौन अधिक। अर्थग्रहण के स्तर प्राथमिक कक्षा में सूचनात्मक और व्याख्यात्मक, उच्च प्राथमिक में सूचनात्मक, व्याख्यात्मक और सृजनात्मक। अब इसको एक में ही रख लेते हैं। ठीक है, पठनारंभ की तैयारी तथा शिक्षण विधि। पठनारंभ की तैयारी तथा शिक्षण विधि। बालकों को पढ़ना सीखने से पूर्व उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करना अनिवार्य है। इसके लिए बालकों को ऐसे सहज तथा अनौपचारिक शैक्षिक अनुभव देने की आवश्यकता है जिससे उनकी पठन के प्रति रुचि जागृत हो सके।